only lecture is system of medicine, diabetes mellitus EH treatment by intracellular bioelectrical energy, part 9. Autoimmune endocrine disease. Autoimmune endocrine disease, thyroid, Hashimoto's disease, autoantibodies, agents, thyroid peroxide, primary myostima, atrophy of the thyroid, grave, uh, Graves' disease, autoantibodies, agents, TSHR, pancreas, type 1 diabetes, adrenal, Addison disease, chronic endocrine disorder, adrenal gland, produce insufficient steroid hormones. Adrenal hormone is a steroid hormones. Gonadals, autoimmune of pruritus, inflammation of ovaries, autoimmune orchitis, testicular pain involving swelling, inflammation and infections. ये गोनाडोस के लिए, गोनाडोस, pituitary, lymphocytes, hypophysitis, low productions of one or more hormones by the pituitary glands due to antibodies and autoimmune. ये autoimmune endocrine disease की कॉज होते हैं. अगर ये एबनॉर्मल वर्क करने लगे तो सबसे पहले नंबर पर थायराइड्स ग्लैंड इफेक्टेड होगी, जिसमें से हाशिमोटोज डिजीज डेवलप होगी, प्राइमरी मैक्सिलोमा और ग्रेव्स डिजीज. हाशिमोटोज डिजीज एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर में प्रॉब्लम्स आएगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, एजेंट्स थायराइड पेरोक्साइड डिफिशिएंसी क्रिएट होगी, एट्रोफी ऑफ द थायराइड. फिर ग्रेव्स डिजीज एंटीबॉडीज एजेंट्स बॉडी के अंदर नहीं प्रॉपर हो पाएंगे, बनेंगे. पैंक्रियास में अगर इनके एंडोक्राइन डिजीज एबनॉर्मल वर्क करती पैंक्रियास लेवल पे तो टाइप 1 डायबिटीज़ होगी. एड्रेनल पर अगर के साथ इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो एडिशन डिजीज और क्रॉनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होगा. एड्रेनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट स्टेरॉयड हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज से बहुत जल्द क्योर करने के लिए होता है. जैसे कि अभी एलोपैथ के अंदर स्टेरॉयड अलग से दी जाती है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टेरॉयड का काम है बॉडी के अंदर से कॉम्प्लिकेशंस को कम करना और मेडिसिनल इफेक्ट को बढ़ाना. तो ये अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता तो इस वजह से भी हमारी डिजीज़ की रिकवरी में देर लगेगी. ज़्यादातर सॉरी ये ज़्यादातर हमारी बॉडी, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड का वर्क ही है हमारी बॉडी के अंदर और फाइट्स, जो जर्म्स फाइट्स है उसके अगेंस्ट बॉडी को स्ट्रांगली स्टैंड करना, खड़ा करना होता है. जैसे कि आपने देखा होगा एलोपैथ में ज़्यादातर लोग स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा राइज होती हैं. तो स्टेरॉयड देने से इमीडिएटली इसका रिस्पॉन्स होता है. और अगर हम सिंथेसाइज स्टेरॉयड का यूज़ करें जिसके अंदर प्रेडनिसोल है और डेक्सामेथासोन्स के इंजेक्शंस आते हैं, किसी भी अगर मेडिसिन के साथ उसे अटैच कर दिया जाता है ट्रीटमेंट में तो इसका मेडिसिन का रिजल्ट फास्ट हो जाता है और बॉडी कैपेबल हो जाती है उस मेडिसिन के फंक्शंस के लिए. तो अगर हमारे बॉडी के अंदर मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है तो इसके मतलब है कि यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो एड्रेनल जो रिलेशंस है वो एबनॉर्मल हो चुके हैं, जिससे एडिशन डिजीज डेवलप हो चुकी है और
प्रोड्यूस इनसफिशिएंट स्टेरॉइड, बॉडी के अंदर स्टेरॉइड प्रॉपर नहीं रिलीज हो रहा है, जिसके वजह से बॉडी रिकवरी में टाइम लग रहा है। स्टेरॉइड का यूज़ और जैसे कि एक्सीडेंट के वक्त होता है, स्किन डिजीज में एलोपैथ वाले करते हैं। जब पेन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है तो पेन को सबसाइड करने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हमारे भी पेशेंट्स में स्टेरॉइड इफेक्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर स्टेरॉइड के लिए जो प्रोड्यूस है एड्रेनल जो डिसऑर्डर्स है इसको में ठीक करने के लिए यहाँ पर एड्रेनल पे हम यहाँ यूज़ करेंगे S6 प्लस C70, ये वर्क करते हैं हार्मोन एड्रेनल वर्क। अगर इनसफिशिएंट है तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे F1 प्लस और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे A1 ले लेते हैं प्लस सॉरी कुछ कहीं फ्राई हुआ है जिसकी वजह से गले में बार बार चीज़ लग रही है। तो यहाँ पर S6 C17 प्लस F1 और यहाँ पर A1 ये एड्रेनल ग्लैंड्स को वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड्स की मैचिंग हो गई। और इसे थोड़ा शेडेड कर देते हैं। पैंक्रियास के लिए अब बार बार लिखना सही नहीं है और पैंक्रियास के लिए पहले लिख दिया है, या कहें तो हम यहाँ पे भी मेडिसिन एंट्री कर दें समझने के लिए। एंट्री ठीक यहाँ पर हाँ, अलग से अगर रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये फार्मूला अगर देंगे तो रिजल्ट रिस्पॉन्सिबल बेहतर होगा। क्योंकि यह देखिए एड्रेनल का काम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम S6 दे रहे हैं। S6 जितनी भी टॉक्सिसिटी है बॉडी के अंदर जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं मेंटेन हो पा रहा, तो S6 यहाँ से C17 मिलकर के पहले नंबर पे एड्रेनल का फंक्शंस मेंटेन करेंगे, स्टेरॉइड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा और S6 बॉडी की टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ये अकेला ही काम करेगा। जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करने वाली चीज़, कब कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी को सेल्स को हार्म पहुंचा रहे हैं उसका कलेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तब जा करके हमें नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसके मतलब है कि हमारी बॉडी इनसफिशिएंट स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी खुद बहुत रिकवर करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर पैंक्रियास पे हम लेते हैं तो पैंक्रियास पे सीधे आ जाते हैं वही से S5। अब आप अगर याद है तो बोलते हैं
यहाँ हाँ, और C7 ये क्या, यहाँ पर अगर पेंक्रियाज की डायरेक्ट अगर मेडिसिन आएगी हमें फिजियल एनाटॉमिकल अगर स्ट्रक्चर को क्योर करना है तो हम यहाँ पे C17 की जगह कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, कुछ आइडिया? C10 आएगा यहाँ पे। अगर इन्फ्लामेशन है तो C5 हम लेंगे, वरना फिर पेंक्रियाज के टिश्यूज़ की या लीवर के टिश्यूज़ की या स्प्लीन के टिश्यूज़ की मेडिसिन C10 है। क्योंकि अब मुझे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स की मदद लेना है, इसलिए यहाँ पे इस मेडिसिन C17 होगी। अब यहाँ पे इनसाइड को ग्रुप की मेडिसिन आती है। यहाँ क्या है, इंसुलिन रेजिस्ट हो रही है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हम यहाँ पे A1 दे दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, इसलिए तो वो प्रोडक्शन रोका हुआ है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की मेडिसिन को भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रिसिटी चूज़ करते हैं, हाँ ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, हाँ ज़्यादा क्वांटिटी में होती होगी। आपको थोड़ा लाइटर T5 में कर देंगे तो नहीं आना चाहिए, अगर आती है फिर भी तो उसे और डाइल्यूट कर लें और कम कर दें, डोज कम कर दें, आरी का डोज कम कर दें, रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। जो मेडिसिन एग्रेसिव हो रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोहोमोपैथी में जो मेडिसिन आपको एग्रावेट कर रही है, समझ लें कि आपने ट्रीटमेंट तो सही दिया है पर उसका डोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्विकली या तो मेडिसिन को रिमूव कर दें थोड़े दिन के लिए, या तो आप उसको और डाइल्यूट करके दे दें मेडिसिन। अब यहाँ पे थायराइड्स का भी हम एंट्री कर देते हैं। थायराइड्स के अंदर सिर्फ ऑटो इम्यून सिस्टम है, और थायराइड पे यहाँ पर सीधे सीधे यूज होगी वो S1 होगा प्लस नहीं, उसके टिश्यूज़ की हो गई, ये यहाँ पर C17 ही आएगा। थायराइड, थायराइड ये जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स को हम यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या बनाएगा, S1 एंड इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, बॉडी के अंदर एंटीजेंस डेवलप करता है जो फाइट करते हैं डिजीज से, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। यहाँ पे क्या इफेक्ट है, एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बन नहीं पा रही है, ऑटो इम्यून सिस्टम यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर S1 के साथ अब यहाँ पे आप प्लस कर लेते हैं A1, प्योरिफिकेशंस ऑफ ब्लड, और यहाँ पर हम L1 को भी ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पर कंडीशन को ले रहे हैं, और थायराइड अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराएंगी। L1 प्लस जी, हाँ जी हाँ, हाँ तो थायरॉक्सिन, हाँ जी हाँ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि TSH और T4 T3 जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं वो C17 के साथ मिलकर ही काम करेंगे, और जब तक C17 नहीं रहेंगे तब तक ये थायराइड ग्लैंड्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलेट करती है, अनरिस्पॉन्सिबल है, and auto antibodies against thyroid peroxide atrophy of the thyroid, auto antibodies agent TSHR, ये
पर अनरिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस डेवलप हो रहा है। तो इनको इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे भी आरी का यूज़ करेंगे। हाँ, और इसी के साथ मर्ज वर हाँ, देखिए यहाँ पे हार्मोन्स को हम लेके चल रहे हैं। वर अलग से भी दे सकते हैं, साथ में भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करेगी, ये फार्मूला अपना काम करेगा। और वर जो है एक एजेंट्स बॉडी के अंदर गया हुआ है, एजेंट्स को किल करने का काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर बॉडी के अंदर जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस फोर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रही है, वो एक्टिव कर रही है, जिससे कि फॉरेन मटेरियल्स या फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आती है, जैसे कि कोरोना वायरस हो, तो इसे फाइट करके उससे बॉडी से रिमूव करने का काम एंटीबॉडीज करती है। तो ऑटो एंटीबॉडीज जो है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और अपने आप वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड के लिए, कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जब, तो बहुत से ऐसे लोग मिले थे जिनकी बॉडी के अंदर कोविड के जो वायरस पाए जा रहे थे और टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर इनका बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज काम कर रहा था। कुछ दिन पॉजिटिव रहने के बाद धीमे धीमे बॉडी ने अपने जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर के लिए उन्हें डिटॉक्सिफाई कर रही थी, डिस्ट्रॉय कर रही थी और उसे रिमूव कर देती थी बॉडी। तो ये कुछ बहुत से लोगों में बॉडी में गए वायरस नॉन रिस्पॉन्सिबल रहे, क्योंकि उनकी ऑटो एंटीबॉडीज जो बॉडी की थी वो उसे मेंटेन करती रही और उससे इन्फेक्शंस आगे बढ़ने नहीं दिया, और बॉडी के अंदर पहुंचने पर जिन जगहों पे थे वहीं पर उन्हें किल कर दिया गया। तो इसलिए जब रिपोर्ट में आया तो एक्टिव तो दिखे, लेकिन बॉडी के अंदर एक्टिविटीज उनकी डेवलप नहीं कर पाई। तो इस कंडीशन में ऑटो जिनकी बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी है जिसकी भी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। क्लियर? ये हो गया यहाँ पर गोनाडोस, autoimmune arthritis, inflammation of the ovaries, autoimmune arthritis, testicular pain involving swelling, inflammation and infection। तो यहाँ पर गोनाड अगर आ रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये थायराइड वाला ही पूरा यहाँ पर यूट्राइंस के अंदर काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ अलग से हमें C1 देना पड़ेगा। अब इसका पूरा चैप्टर ही अलग है, ये पूरे इसका हम कल इसको देंगे, क्योंकि बिल्कुल हम इस वक्त इस चैप्टर से हट जाएंगे गोनाड्स के लिए। कल तो नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम आपको गोनाड्स का यहाँ पे मर्ज कर देंगे पूरा प्रोग्राम। हाँ, हाँ, काम करेगी नहीं तो आप अकेले कहाँ दे रहे हैं, आप C1 दे रहे हैं, तो C1 के साथ आपको अल्टरनेट ये तो दे रहे हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो गोनाड्स पे काम करेगी। नहीं, C1 सिर्फ अकेले ना दें, क्योंकि C1 कब जब ही अच्छा रिजल्ट देगी जब S1 के साथ हम देंगे। ऐसे तो वो C1 यूट्राइन फीमेल के लिए टॉनिक का काम करती है, तो ठीक है। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्फोसाइट
lymphocytis, low productions of one or more hormone by the pituitary glands due to autoantibodies and autoimmunity. तो यहाँ पर हम कोई जैसे यहाँ पे C1 को सिर्फ लिया है, यहाँ पे सिर्फ C17 को हम ऐड कर देते हैं सिर्फ समझने के लिए। और ऐसा भी कर सकते हैं, C1 के साथ हम S1 को अलग से भी दे सकते हैं। क्वांटिटी बस थोड़ा स्ट्रांग है डिजीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे पॉजिटिव या निगेटिव है यहाँ पे हम कर देते हैं। पॉजिटिव है या निगेटिव उस चीज़ को देखते हुए हम उसको हम दे सकते हैं अलग से भी S1। डबल बार यूज़ की जा सकती है S1, जैसे कि हमने पहले स्टेटमेंट बताया है कि कई जगह पे जैसे A1 है मुझे कहीं दे रहे हैं तो दूसरी जगह पे A1 देना पड़ रहा है, तो जहाँ कहीं पर 3 ड्रॉप्स कर देते हैं तो कहीं पर 2 ड्रॉप्स कर देते हैं। दोनों अलग अलग मेडिसिन के साथ अपना कम्बिनेशन बना करके ऑर्गन्स पे ही काम करती हैं। एक पेट ऑर्गन पे जिसके लिए दी जा रही है वहाँ पे ही काम करेगी, तो इसलिए यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हमने S1 दिया बिफोर मिल्स, तो डाइल्यूशन कंडीशन में जैसे हम मिक्सचर के साथ S1 C1 साथ में भी कर सकते हैं। अगर हमने थायराइड हार्मोन्स के लिए अलग दिया है तो इसको BT कर दें, इसको TDS कर दें। मेन जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उसको BT कर दें, और जैसे कि आर्गन उस पर रिस्पॉन्स है तो आर्गन की मेडिसिन को TDS कर दें। क्लियर हुआ? दो जगह पर डिवाइड कर दें। डिजीज पे डिपेंड करेंगे, डिजीज पे डिपेंड करेंगे। आप तो जो बिफोर मील्स दी जाएंगी मेडिसिन वो D5 में होंगी, और वो एक मतलब एक 5 ड्रॉप पे ही होंगी। लेकिन ये अगर नेगेटिव यहाँ पे चार्जेस हैं, जैसे कि S1 मुझे गोनाड्स में दे रहे हैं, नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो हमें जैसे पॉजिटिव करना है, तो अगर हम यहाँ वहाँ पर अगर 5 ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर हमने 5 ड्रॉप यूज़ कर लिया तो 10 ड्रॉप हो जाएगा, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और या फिर हम यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन्स को लेकर के हम इसे 10 ड्रॉप भी कर सकते हैं, पॉजिटिव मोर देन पॉजिटिव डोज हम दे सकते हैं। ठीक है? जी बोलिए। जी हाँ, ये प्रोडक्टिव ऑर्गन। जी जी हाँ, जी जी। ऑलरेडी हम यहाँ पर ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिजीज को लेकर चल रहे हैं, तो ऑलरेडी हम तो C17 यूज कर रहे हैं ना एक फार्मूले में, एक जगह यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कि कोई ओवरी आ रही है तो ओवरी के लिए हमने C1 अलग से देना पड़ेगा ही, श्योर देना ही पड़ेगा। तो इसलिए अलग से ये हम एक बार में ये अगर हमने इसको कॉज माना है ऑटो इम्यून सिस्टम को, तो यहाँ पर हमें ऑटो इम्यून के लिए हमें TDS कर देंगे, इसको BT कर देंगे, या इसको BT करेंगे, इसको TDS कर देंगे, लेकिन दोनों को अल्टरनेट चलाएंगे। ठीक। यहाँ पे C17 आ जाता है पिट्यूटरी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिजीज कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे मेडिसिन सेलेक्ट कर दी गई है गोनाड्स के अंदर। अच्छा। बोलिए। हम्म 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 हम्म
बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एनीमिया अगर होता है तो S1 A1 भी साथ में दिया जाता है। A1 भी ब्लड को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप दे रहे हैं बिफोर मिल्स तो S1 A3 बिफोर मिल्स कर दें। S1 A3 बिफोर मिल्स कर सकते हैं। समझ में? क्लियर हो? जी हाँ। नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये अलग ही एक पूरा कॉम्बिनेशन है। ये ड- हम्म हम्म। तो वहाँ पे S1 थोड़ा कम कर देंगे आप, क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम को आपको यहाँ पे देखना है। ऑटो इम्यून सिस्टम भी एनीमिया के केस में रिस्पॉन्सिबल होता है। हम्म हम्म रिजल्ट आएगा अगर D5 में रखते हैं आप तो। जी हाँ, D5 में रिजल्ट आएगा। आप अगर 5 वहाँ रखते हैं, 5 यहाँ रखते हैं, 5-5 का भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 का करें, 5-5 का भी कर सकते हैं। इक्वल चाहिए, 1-1 ड्रॉप भी हो सकता है। इक्वल चाहिए, वो 10 ज़रूरी नहीं है। आप 20-20 का भी कर सकते हैं, 1 ml 1 ml कर सकते हैं, 10 ml 10 ml कर सकते हैं। इक्वल होना चाहिए। ठीक है। जी 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 जी। यहाँ पे हाइपो का है। यहाँ पे जो ऑटो इम्यून इंडोक्राइन डिजीज के जो यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है वो हाइपो का दे रहा है। तो हाइपो के साथ अगर हाइपर है तो सिर्फ हाइपर में हम आर ई को हटा के डब्ल्यू कर देंगे, बाकी सेम मेडिसिन रहेगी। और मेडिसिन न्यूट्रल बेस में रहेगी, D5 में रहेगी। अगर हाइपो है, बहुत ज़्यादा हाइपो है, तो हम मेडिसिन के डोजेस को बढ़ा देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे बस। स्ट्रॉन्ग दे देना है अगर हाइपो है तो। सॉरी। देखिए, आपने आपने D5 लिया, ठीक है। D5 में लिया, आपको किसी चीज़ कहीं पे स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको जब हमने 5-5 ड्रॉप ईच मेडिसिन बताया है वो एक नॉर्मल डोज है। अब इसको हाई करना है तो आपको 10-10 ड्रॉप हर मेडिसिन को कर देना है, तो ये हाई हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? जब हम कब देंगे स्ट्रॉन्ग डोज? ये स्ट्रॉन्ग डोज हो गया, 5 के बजाय हम 10-10 ड्रॉप कर दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग कब हो गया? जब हम किसी हाइपो का ट्रीटमेंट कर रहे हों। और अगर हम हाइपर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम 5-5 ड्रॉप। जब देखिए, जैसे कि थायराइड हाइपर जो थायराइड्स में है उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर बन रहा है। और हाँ, हाइपर। जी हाँ। तो इस कंडीशन में हाँ, जब बन रहा है तो उसको आपको कम करना है। कम करना है तो नेगेटिव डोजेज आपको देना है। अगर जी, वो रिपोर्ट से पता चला है। हाँ। जी 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 जी। देखिए, हाइपर हुआ ब्लड प्रेशर हाई होना, हाइपो हुआ ब्लड प्रेशर लो होना। किसी भी चीज़ का बॉडी के अंदर हाई होना वो हाइपर है, किसी चीज़ का लो होना वो हाइपो है। हम्म हाइपो है, हाइपो है। जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। नहीं, तो इसको पता करने के से
हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, बताइए। हाँ, दीपा बता रही हैं। ओके। हम्म। हम्म। हाइपर कैल्सियमिया। जी हाँ। तो यहाँ मुझे उस फंक्शंस को कम करना पड़ेगा उसको। हम्म। ठीक है। हाइपर हाइपो के लिए सीधा सिंपल है कि किसी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की डिफिशियंसी क्रिएट होना। जैसे कि अभी दीपा मैम ने कहा है कि जैसे कैल्शियम बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो ये हाइपर हो गया। बॉडी के अंदर कैल्शियम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ये हाइपर हो गया। हाइपो में हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, जैसे आयरन डिफिशियंसी है, ये हाइपो है। तो ये हाइपर हाइपो में अब जैसे कि लिकोड्रमा है, जैसे कि अभी जयराम कुशवाहा ने भी कहा कि ये हाइपर है कि हाइपो है, लेकिन यहाँ पर हाइपो ही कहा जाएगा। रीज़न क्या है? पहले नंबर पे जो मैलिन सेल्स हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो डेड हो रहे हैं, बन नहीं रह पा रहे हैं, तो ये हाइपो हो गया। अगर बन रहा है तो वहाँ से कलर पिगमेंट रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये कलर पिगमेंट अगर रिलीज हो रहा है तो वो नॉर्मल है। नहीं रिलीज हो रहा, जहां काम नहीं हो रहा है, तो वो हाइपो हो जाता है। हाइपर वो है जो एक काम होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। जैसे डायरिया, ये पॉजिटिव है, हाइपर है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी मीन्स एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। हाइपो एसिडिटी मीन्स किडनी स्टोन जो है, आ, हाँ हाइपो में, क्योंकि ये जो है डिजोल्व नहीं हो रही है, निकल नहीं रही बॉडी के अंदर से, और डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से कंजेक्ट कर रही है सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे हाइपो एक्टिविटीज है जो बॉडी खुद से उसे क्लियर, हाँ, आउट नहीं करेगी। हम्म। अब उसके अंदर हाइपर हाइपो नहीं देख सकते, उसके अंदर हम नर्व्स के फंक्शंस को देख सकते हैं। नर्व्स कंजेक्ट कर रही है तो हाइपो है। नर्व्स अगर मतलब कंजेक्ट किया है तो हाइपो है, क्योंकि वो आप सिकुड़ गई है, करीब आ गई है। अगर वो एकदम से लूज होके पड़ा हुआ है तो हाइपर है, मीन्स उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल जिधर चाहते हैं उधर मोड़ सकती हैं, तो वो हाइपर है, बिल्कुल लूज हो गई चीज़। जी हाँ जी हाँ। वो कंजेक्ट, हाँ, जब नॉर्मल रहेगा तो मूवमेंट्स रेगुलर करेगा। कोई भी चीज़ बॉडी कहीं भी सबसाइड हो जाएगी, फैल जाएगी, वो कलरलेस भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है, और उसका कोई मतलब नहीं हो सकता जब कोई बॉडी कहीं पे चीज एक्सेस हो जाती है। ठीक है। तो आरी तो बढ़ाने पे दर्द बढ़ जाएगा, वहाँ पे जी यूज़ करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव डिजीज है, वहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा। नर्व्स कंजेक्ट कर रही है तब हम आरी देंगे। शोल्डर अगर डिसलोकेट हो रहे हैं तो वहाँ आरी नहीं देंगे, पहले शोल्डर्स को अपनी जगह पे ले जाएंगे। बार बार होता है तो पहले उसको हम उसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद उससे पेन को ख़त्म करेंगे, जो वहाँ पे इन्फ्लोमेशन है, जो कंजेशन है,
फिर हम उसको कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे उस जगह को कि वो बार बार डिसलोकेट ना हो, वहाँ पे स्लिप ना करे। तो आरी अगर हम देंगे तो कोई चीज़ लूज हुई है तो वो फिट नहीं करेगी बल्कि और लूज करेगी, तो उस जगह पे शोल्डर्स डिसलोकेट बार बार होता रहेगा। मुझे कॉन्स्ट्रक्ट करना है। ओके, क्लियर हो गया। और ये डिजीज के साथ साथ ही चलेगा, तब ये हाइपर हाइपो कंडीशन समझ में आएगी, निगेटिव पॉजिटिव। हमें डीपली देखना है पूरी बॉडी का जो सिम्टम्स है, हाइपर हाइपो नहीं देखना है। हमारा सेल्स, हमारा हार्मोन्स, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज किस तरीके से, प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो ये हाइपर है, प्रोडक्शन घट रहा है तो हाइपो, बस इसे मान के चलना पड़ेगा। किसी चीज़ की डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही है तो हाइपो है, और किसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है बॉडी के अंदर तो हाइपर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑर्गन्स एंड फ्रीक्वेंसी इफ नाउ, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस इफ नाउ, क्लिनिकल सिंड्रोम्स। थायराइड 1/100, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन TSI, TSAP एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहा है, TSHR, TSH रिसेप्टर्स। ग्रेव्स डिजीज न्यूनेटल थायरोटॉक्सिसिस ये डेवलप होगी, क्लिनिकल जो है सिंड्रोम्स डेवलप होंगे। डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, स्टिमुलेट कर रहा, डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे फुल रिस्पॉन्स नहीं है। थायराइड माइक्रोसोमल थायरोग्लोबुलिन, थायराइड यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, थायराइड माइक्रोसोमल थायराइड ग्लोबुलिन। यहाँ पे क्या है, एंटीजेंस इफ नाउ, थायराइड प्री ऑक्सीडेज एंजाइम TPO और थायरोग्लोबुलिन। यहाँ पे क्लिनिकल सिंड्रोम क्या डेवलप कर रहा है, प्राइमरी हाइपोथायराइड्स मायोक्सिमा। कब हो रहा है, थायराइड 1/100 इस कंडीशन हो रहा है, कब, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में, टूट रहा है, बन नहीं रहा। यहाँ पे स्टिमुलेट फंक्शन नेबल हो रहा है, ज़्यादा हाइपर हो रहा है, यहाँ पर हाइपो हो रहा है। एड्रिनल 1/220,000, एड्रिनल कॉर्टेक्स 21, हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम क्या है, रिलीज हो रहा है, एंटीजन इफ नाउ। प्राइमरी हाइपोड्राइनलिस एडिशन डिजीज, ये एडिशन डिजीज इंक्रीज कर रहा है 1/20,000, इससे इंक्रीज कर रहा है। जब पेंक्रियास 1/500, आइसोलेट सेल GAD सिप 105, यहाँ पे डिफिशियंसी टाइप 1 डायबिटीज। स्टमक गैस्ट्रेटिक पैरिटल सेल्स एनीमिया हो रहा है तो ये हाइपो कंडीशन हो गई है, डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है। स्किन मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स वैटिलो, यहाँ पे वाइट डिसीज हो रहा है, वैटिलो ये लिकोड्रमा को कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्किन के अंदर मेलानोसाइट डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, मेलानोसाइट कलर पिगमेंट्स की डिफिशियंसी है जिससे वैटिलो को डेवलप हो रहा है। ओवरी 1/500 ओवरी, यहाँ पर सीधे प्राइमरी ओवरियन फेलिवर, जो है ओवरी फेल कर जा रही है। थायराइड चीफ सेल्स जो एंटीजन से यहाँ पे बना, एंटीबॉडीज बना रहे हैं,
पैराथायराइड, चीफ सेल्स, प्राइमरी हाइपोथायराइड्स। अब इसके अंदर हाइपोथायराइड्स जब हो रहा है तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा, कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। पिट्यूटरी स्पेसिफिक सेल्स, यहाँ से एंटीबॉडीज दे रहा है, नहीं होकर डिफिशिएंसी कर ऑटो इम्यून हाइपोफाइसाइटाइटिस, सेलेक्टिव हाइपोपल्सटेरिज्म, फॉर एग्जांपल जीएच डिफिशिएंसी, डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्या हो रहा है? पिट्यूटरी स्पेसिफिक सेल्स की डिफिशिएंसी से। तो जब ऐसा हो रहा है, डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, तो फिर हम यहाँ पर पॉजिटिव मेडिसिन का यूज़ करेंगे। ये हार्मोन रिलेटेड यहाँ पे कुछ चार्ट था, इसे रिलीज किया। फ्रिक्वेंटली आर अप्रोक्सीमेट एंड रिफर ऑफ द पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न यूरोप, GAD, ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजन, GH, growth hormone, not other related disease including myasthenia gravis and autoimmune liver disease. Novel autoimmune disorder caused by thymoma, anti-PIT1 antibody syndrome, thyma, CT cell, cytotoxicity cell, pituitary gland, सेल डैमेज, PIT सेल डैमेज हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? T सेल्स रिसेप्टर्स ये नॉन रिस्पॉन्सिव है। PIT1 एडिटो, ये GH भी यहाँ पे एब्सेंस हो गया, TSH भी एब्सेंट हो गया और PRL भी एब्सेंस हो गया। ओके, यहाँ पे क्या हो? इम्यून टॉलरेंस ब्रेकडाउन, ये तीनों ब्रेक होने की वजह से, सेल PIT डैमेज होने की वजह से। और ये कब डैमेज होगा? जब हेड इंजरी होगी या ब्रेन सर्जरी हो, उस कंडीशन में ये चीज़ डेवलप हो सकती है। क्लियर? एंडोक्राइन डिजीज रिव्यू एंड एंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होएगा? टाइप 1 एंड टाइप 2 मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, ये डेवलप करेगी। तीसरा होगा थायराइड डिजीज, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर कॉमन, पिट्यूटरी, हाइपोफंक्शंस, ट्यूमर, ओडिमा, एडिनोमा, कार्सिनोमा, फंक्शनिंग एडिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा, शेहनाज सिंड्रोम, इन्फेक्शंस, T insipidus, hyper एथ्रोइड, हाशीमोटोस, ग्रेव्स, एटिस और मल्टीनोडुलर क्वार्टर एडिनोमा, कार्सिनोमा। सी सेल कैल्सिटोनिन, मेडुलर कैल्शियम और डिफिशिएंसी हो सकती है। कब होगी? जब थायराइड्स डेवलप करेंगे। ठीक। पैराथायराइड, हाइपरप्लेसिया, प्रीसेक और टेयर, हाइपोप्लेसिया, ट्यूमर, गोनाड्स, कवर्ड लेटर्स, थाइमस, पैलिस्थेमिया ग्रेविस, थाइमोमा। ठीक है, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर दी गई है। तो ये समझ लें कि अभी जो कहा जाता है कि कैंसर समझ नहीं आता है, तो वाकई ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और ये इमीडिएटली तो पता नहीं चल पाता हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। बहुत से लोग जब पता चलता है कि पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस राइज करती है, तब उसी फिक्र करते हैं। पहले तो चलो भाई वज़न बढ़ रहा तो वज़न का ट्रीटमेंट ले लिया, और उस कंडीशन में इचिंग हो रही है तो इचिंग का ट्रीटमेंट लिया,
लेकिन पता चला इचिंग जो हो रही है वो हाइपर ग्लाइसेमिया के जरिए हो रही है, शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। अब जैसे कि ओवरवेट हो रहा है इंसान, अब वहाँ पे भी पहले वजन घटाने के चक्कर में खाना छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमने ब्लड टेस्ट कराया तब ये पाया कि थायराइड प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पर कंडीशन हार्मोनल है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसी कंडीशन में कई बार हमें हार्मोन बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होते हैं, पता भी नहीं चल पाता। लास्ट में जब पता चलता है जब ट्यूमर या कार्सिनोमा में चेंज हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर जब हम मेडिसिन दे रहे हैं, क्यों कहते हैं कि हमारी मेडिसिन ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन छिपी हुई डिजीज़ को, जो हाई डिजीज़ हैं, हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो प्रेजेंट डिजीज़ का तो ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हिडन डिजीज़ का भी वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे हार्मोन डिस्टर्ब कर रहा है, आगे चल के कैंसर डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर कैंसर यहीं से हार्मोन को बैलेंस को लेकर कैंसर खत्म किया जाता है। अब हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके अंदर क्या होता है कि कंटिन्यू हम मेडिसिन चला रहे होते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए है, तो जैसे कि यहाँ पे थायराइड्स का ले लेते हैं, थायराइड्स की पिल्स आती है, थायराइड्स की पिल्स लेते रहते हैं, ठीक है कि जब तक खाओगे नॉर्मल रहेगा, छोड़ दोगे फिर उसकी कंडीशन। यहाँ पर भी पता ये चला कि आगे जाके एडनोमा और कार्सिनोमा में चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रीटमेंट्स है, जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स है अदर पैथीज में खास करके जो भी मॉडर्न पैथीज है, हम नाम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर ये सारी डिफिशियंसीज पाई जा रही है। वो डिफिशियंसी यहाँ पर मेडिसाम ने इस मेडिसिन के अंदर रिकवर कर ली, जिससे कि यहाँ पर जो चीज़ हम एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अगर उसका लॉन्ग लाइफ या अगर डेट में हमारी बॉडी पे किसी अदर डिजीज की शक्ल में आने वाला है, तो यहाँ पर हम बॉडी के सिस्टम को जब जनरेट करते हैं तो ये कार्सिनोमा अपने आप आने से पहले और एक्टिव होने से पहले रिमूव हो जाता है। ओके, यह ट्यूमर भी यहाँ पे रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में जो चार्ट्स हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ओबेसिटी, पिट्यूटरी एडिमा, hyperpituitarism, diabetes insipidus, syndromes of in hypoparathyia, antidiuretic, hormone 1, SIDA, SIADH, adrenal cortex, choosing syndrome, ACTH, dependent, ACTH independent, adrenocortical insufficiency, Addison's disease, प्राइमरी, सेकेंडरी, एड्रिनल मेडुला और फिक्रोमोसाइटोमा। यहाँ पे पैराथायराइड्स, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइड्स, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइड्स, फैमिलियर बेनाइन हाइपोकैल्सियूरिक, hyperglycemia of malignancy, hypoparathyroidism, spondylothyroparathyroidism, medullary carcinoma of the thyroid, hypothyroidism, goiter and thyroid nodules of neoplasma, subclinical thyroid disease। यहाँ पर फिर आता है एंडोक्राइन, पैंक्रियास, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा और सोमैटोएडिनोमा। ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से इतनी सारी डिजीजें यहाँ पे हैं। अब अगर हम सिम्टोमेटिक जैसे सारे पैथी वाले अगर करते हैं, अगर इस टाइप से अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हों, तो फिर इस ट्रीटमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो हमें सबसे पहले डिजीज़ को देखना होगा, ये डिजीज़ आ किधर से रही है। तो जब भी पेशेंट आए तो उनकी फाइल को लें, और क्योंकि कई जगह पे एक्सपर्ट के साथ वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और लेकर के आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले उनके कॉज को देखें, सिस्टम को देखें, इन्वॉल्व कौन कौन से सिस्टम है,
फिर सिस्टम की मेडिसिन जैसे हमने ऊपर बताई चूज करें, उसमें सारे सिस्टम एक साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन एक सिस्टम की वजह से कई एक सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, किसी एक सिस्टम के एबनॉर्मल होने से कई एक सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, कई एक सिस्टम की वजह से कोई एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें एक सिस्टम को लेके ट्रीटमेंट करना होता, और चाहे वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। अब देखना है कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बॉडी के किस हिस्से पर ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब हम इस एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे तो ये सारी डिजीज एबनॉर्मल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो चैप्टर्स हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर, तो ये हम प्रोग्राम बाद में तैयार करेंगे, जिसके वजह से फिर इसके अंदर जो रिस्पॉन्स होगा एक एक सिंगल डिजीज को हम लेकर स्टडी करेंगे, और फिर इस पे इसके सेल्स किस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं, सेल्स के अंदर क्या फर्क आता है, और किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट्स स्पेसिफिक उस डिजीज का ट्रीटमेंट रहेगा। रिलेटेड ऑटो इम्यून और एंडोक्राइन डिजीज, celiac disease, type 1 diabetes, type 2 diabetes, insulin resistance, Addison's disease, causing disease और Cushing disease, premature ovarian decline, premature ovarian failure, alopecia। और अब जैसे कि एलोपेसिया यहाँ पे आ गया, गंजापान। अब आप लाख ट्रीटमेंट देखते हो, लाख उसका मतलब अच्छे से अच्छे उसको ऑयल देते रहो बनाकर। अब यहाँ एलोपेसिया रीजन क्या है, रिलेटेड ऑटो इम्यून और इंडोक्राइन डिजीज। अब अगर हम ऑटो इम्यून इंडोक्राइन डिजीज को माइंड में रख कर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे कि C17 हम जरूर यूज करेंगे S1 के साथ। जब C17 देंगे तो एलोपेसिया एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है किसी में, तो वो जब बैलेंस होगा, नॉर्मलाइज होगा, तो बाल जो गंजापन है, जो एलोपेसिया डेवलप हो रहा है, वो वहाँ पर रुक जाएगा और न्यू हेयर ग्रोथ होना शुरू करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हेयर चले गए हैं तो आए नहीं वापस, लेकिन जब हार्मोन्स एबनॉर्मल हो रहा है तो इसकी कॉज की वजह से हो रहा है। तो जब बॉडी के अंदर हार्मोन नॉर्मल होंगे तो फिर वापस बाल हेयर रीप्लांट्स हो जाएंगे। फिर रेनॉल्ड्स सिंड्रोम्स और साइजोजेरियन सिंड्रोम्स, क्रॉनिक फैटिगो सिंड्रोम्स, रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी देखिए यहाँ पे ऑटो इम्यून इंडोक्राइन डिजीज है, जो मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं, उस पर हम रुक जा रहे हैं। बाकी ये चीज़ें तो नाम बहुत कम सुनने में मिलते हैं, लेकिन होती हमारे सामने ज़रूर हैं। तो जब हम एक एक हेडिंग पे एक एक डिजीज़ को हम लेके चलेंगे तब ये क्लियर होंगे कि ये इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इन्हें पहचानेंगे कैसे। रोमेटाइड आर्थराइटिस, तो रोमेटाइड आर्थराइटिस अब हम लाख अपने कोशिश करेंगे, ठीक है हम नी ट्रांसप्लांट करा लेंगे या नया ऑपरेशन करवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन अगर हम नॉर्मल नहीं कर पाएंगे तो ये भले ही हम रिप्लेसमेंट नी कर लें तो इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये यहाँ पे तो नॉर्मल हो गया नी पे, लेकिन दूसरी जगह ये डेवलप करेगा, दूसरे अदर जॉइंट्स में डेवलप करेगा। रूमेटाइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग आना, कॉज क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट हो रहा है। इसमें रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड कर रहा है। बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है जो बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे रखता था, वो फेल हो गया, इसलिए जो यूरिक एसिड है और कैल्शियम ऑक्सलेट वो प्रोड्यूस हो रहा बॉडी के अंदर, यूरिक जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए स्वेलिंग भी आ रही है। जो जॉइंट्स हैं हमारे फिंगर्स के हैं, क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसकी पूरी बॉडी के अंदर पहले तो डॉक्टरों ने इसे सजेस्ट किया कि इसे ऑपरेशन ही किया जाएगा, लेकिन एक ऑपरेशन कराया, एक ऑपरेशन सॉरी एक ऑपरेशन के बाद कंटिन्यू उसके बॉडी के अंदर करीब करीब जितने भी जॉइंट्स दिख रहे थे सभी जगह पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया। तो अब मॉडर्न साइंस जो सर्जरी है उसमें उन्होंने एक पे तो सर्जरी कर ली, अब उनके घर में खुद सर्जन होने थे
उन्होंने ये कह दिया कि अब इसकी सर्जरी हम कहाँ तक करवाएंगे और कहाँ तक करेंगे, और ये अब आउट ऑफ कंट्रोल है, अब इसे किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप तलाश करो। तो रिलेटिव थे, आपस में घर ही के थे, तो वो फिर हमारे पास लेके आए, उनकी मदर को था, और एक फेमस जो साड़ी आती है उनके मालिक की माँ थी। तो इस तरीके से वो आए और उनका ट्रीटमेंट चलाया गया। तो जब नॉट जो थी, ग्लैंड्स जो थी, वो जब ग्लैंड सॉरी जो जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन था वो कम होना शुरू हुआ, तो उन्होंने बीच में मेडिसिन लेना बंद कर दिया, फिर वापस उसी कंडीशन में आ गए। तो ये क्या है, आदमी समझता है 3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट लेते हैं और ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू हमें यहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम को जनरेट करना होता है, एंडोक्राइन डिजीज जो डिसऑर्डर्स हैं उससे मेंटेन करना पड़ता है, उसे नॉर्मल कंडीशन में ना, तो यहाँ पे टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है कि वो एक पहला केस हमारा लाइफ का ऐसा था कि पूरी बॉडी के अंदर हमने स्वेलिंग देखी, और एक केस और मिला था, लेकिन उसमें कुछ बीच में लोग आ गए ट्रीटमेंट के डिवीजन में, जैसे कि कोनी बायो एक अभी बीच में आया था, बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुआ था, और वो कुछ क्लॉथ्स देते थे हर चीज़ के लिए, उसमें फॉर इंफ्रारेड्स बताते थे कि चिप्स लगी हुई है, उसके जरिए डॉट्स लगे हुए हैं, उसके जरिए से इन्फ्लेमेशन गायब हो जाता है, ये चीज़ होती है, वो चीज़ होता है, तमाम सी चीज़ बताए। तो ऐसे लोगों ने भी ट्रीटमेंट तो वहाँ पे साथ में मिल करके ट्रीटमेंट करने लगे। फिर वो पेशेंट ने क्या किया कि पूरा उसी पे फेथ कर दिया, मेडिसिन को टोटल बंद कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में वो जो ये रोमेटाइड इफेक्ट जो है कार्डियक पे भी इफेक्ट कर गया, और जिसके वजह से वो एक्सपायर कर गए। तो एक केस एक्सपायर कर गया, दूसरा केस जो है अभी भी है, लेकिन मेडिसिन कभी लेना, कभी बंद करना, कभी चालू रखना, कभी बंद कर देना, जैसी कंडीशन होती है आगे पीछे करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें सब सीधे 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 ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना है, एंडोक्राइन डिजीज को मेंटेन करना है, नॉर्मलाइज करना है जो फंक्शंस है सिस्टम, लूपस एरिथेमेटोस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्टेरॉइड्स और स्क्लेरोडर्मा, वेटिलोगो और सोराइसिस। सोराइसिस देखिए, अभी यहाँ पे सोराइसिस भी आ गया। अब सोराइसिस का ट्रीटमेंट कहाँ तलाश करते हैं, और स्किन डिजीज में इचिंग का, कई बार शुगर होती है, इचिंग का तलाश क्या करते हैं, स्टेरॉइड के अंदर, तो वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, लाख ट्रीटमेंट देते रहे जब तक कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को नॉर्मल नहीं कर देते। ठीक है, अब यहाँ से आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे फिर आएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। शहनवाज साहब, अब तो बहुत लेट में आया, आपको कुछ क्लियर हो पाया है, नहीं हो पाया तो आप वीडियो शुरू से देख लेंगे, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये डायबिटीज़ पे ही था टोटल, लेकिन डायबिटीज़ के बीच में